सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। हम दुआ करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में एक तो जो हमारी इबादत हैं, ये जो हमने इस रमज़ान में किए हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएं और हम मज़ीद रमज़ान इस तरह से देखते रहें। अब आगाज़ करते हैं शो का। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि अपोजिशन जमातों ने मुल्क में दोबारा शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद ग्रैंड अलायंस को हतमी शक्ल दे दी है। ईद के बाद तहरीक आगाज़ का ऐलान भी कर दिया है। यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा ताहाल जेल में हैं और संगीन नौयत के मुकदमात भुगत रहे हैं, जबकि जल्द से जलूस तहरीकों की वजह से PTI पहले ही मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर अमीर मकाम ने भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इशारा देकर एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अमीर मकाम का कहना है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यही सिलसिला चलता रहा तो मामलात गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं। एक ये बयान हमारे सामने मौजूद है। इस सूरत हाल में सवाल यह है कि KP में गवर्नर राज की बातें कितनी दुरुस्त हैं और ग्रैंड अलायंस जल्द से हुकूमत के लिए कितने चैलेंजिंग हो सकते हैं। ये सवाल है कि शाह साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी। KP में क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली, क्योंकि एक जानिब गवर्नर राज का भी बात हो रही है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अरबाब खिजर हयात, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 36 MPs जो कि PTI बैक्ड हैं वो अगेंस्ट हो चुके हैं। इसी वजह से PTI सेनेट इलेक्शन से भाग रही है। एक दफ़ा इलेक्शंस हुए तो सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी, PTI को समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है वहाँ पर उनके साथ। देखिए, मेरे ख्याल में स्टेटमेंट अब बंदा कहे कि अगर PMLN का कोई तर्जुमान है या कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या ये दावा जो है यहाँ पे अगर वाकई अमीर मकाम साहब खुद कर लेते कि जी ऐसा हुआ है तो चले हम मान लेते। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया हाइप स्टोरीज तमाम चीज़ें घर में बैठ के कोई भी कर सकता है। मैं तो नहीं समझता कि अरबाब खिजर हयात साहब ने कोई बड़ी सीरियस बात की हो। मेरी राय तो ये हो सकता है उनको कोई सीरियस समझता हो, अलग बात है। इसमें अहम नुकता ये है कि बिल्कुल KP गवर्नमेंट ड्रैग कर रही है कि ख़वातीन की नशिस्तों के ऊपर जो है ओथ ना हो। उसका रीज़न ये है कि 51 के करीब अगर तादाद होगी तो एक आध सीट अपोजिशन निकाल सकती है। दूसरा, इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट में मेरे ख्याल में PTI को फ़ायदा है। 2 मजीद उनके जो सीटें हैं जिसमें एक बाजोड़ की और एक दूसरी जिसमें डेथ हुई थी, उसमें बाई इलेक्शन हो रहा है, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद PTI जीत के जो है वो 2 उनके मेम्बरान ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक गवर्नर राज की बात है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सीरियसली चीज़ों को लेना होगा। इतना आसान काम नहीं है। एक मुल्क का निज़ाम है, मुल्क का सिस्टम है। तहरीक इंसाफ की जो या सुन्नी इत्तेहाद की हुकूमत है, उसे भी मानना चाहिए कि जो चीज़ें आईनी तौर पर अगर ठीक हैं तो वो उसको ओबे करें। दूसरा अहम नुकता ये है कि अगर वाकई सीटों के हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके वकला और उनके थिंक टैंक्स परेशान थे कि उनको नहीं मिली, तो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, वो अब तक इसका इंतजार करें। अब मैंने सुना है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन दायर कर रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर स्टे हो। ये चले, अगर कानूनी तौर पर स्टे मिलता है तो फिर रुकना अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क कितने नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आपको लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, इकोनॉमी के इशूज़ हैं। SIFC एक वाहिद फोरम है जिसके अंडर बैठ के आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। और जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मिली है बानी चेयरमैन से और तहरीक के आगाज़ की बात करें, मैं नहीं समझता कि मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है ना दोबारा इलेक्शन का। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गया है, जैसे बार बार एहतिशाम साहब कहते होते हैं कि इलेक्शन हो गया, इतना आसान नहीं है कि अब इन हुकूमतों को आप गिराएंगे। तो एक बात फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसे अब कुशन देना चाहिए, क्योंकि अब वो पावर में उसने हुकूमत करनी है और वो अपने लिए मसाइल कम पैदा करे। तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बात करें, रिकनसाइल करें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आए। अगर वो बात नहीं करना चाहते तो प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और दूसरा, जो SIFC का फोरम है उसके अंदर वो लोग जो कि मैटर करते हैं, क्या वो इन तमाम पार्टियों को एक जगह नहीं बिठा सकते? मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा डंडा निकालना है, जो नहीं होता बेंच जिसको कहते हैं, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ये अब
और शायद इस वक्त इस लकड़ी की जरूरत, छड़ी की जरूरत बड़ी चले लगारी साहब की जानिब लगारी साहब, एक तो ये ग्रैंड अलायंस वाली, ये ग्रैंड अलायंस बनेगा, कौन कौन सी पार्टीज होंगी मुमकिन तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि पीटीआई के जो टर्म्स हैं आप समझते हैं कि वो कन्विंस कर लेंगे बाकी पार्टीज को भी। दूसरा, जो केपी में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ये सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है, ये वाकई कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे टफ टाइम दिया जाए या वहाँ पे कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए? मेरे ख्याल में गवर्नर राज की बातें तो नाकाबिल फ़हम है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत कर रहे हैं और उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और वो मौजूद हैं हुकूमत के अंदर। इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए। अगरचे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अगरचे आइन को खातिर में नहीं लाया जा रहा है, जो कवानीन हैं उनको भी खातिर में नहीं लाया जा रहा है। और जहाँ तक तहरीक की बात है तो मैं जनाब ज़ाहिर शाह साहब से मुत्तफ़िक हूँ कि तहरीक के ना तो हालात हैं ना तहरीक चलाई जा सकती है। उसमें सबसे फ़ाल किरदार अगर कोई अदा करेगा वो उस दर्जे का नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, वो मौलाना फजलुर रहमान का होगा। मौलाना फजलुर रहमान शायद कुछ लोगों को निकाल सकें। यहाँ भी उन्होंने एक प्लान किया हुआ है कि यहाँ पर भी सिंध में एक असम्बली लगाएंगे, वो भी हम देख लेंगे। मौलाना के पास अफरादी कुव्वत ज़ाहिर है, मदारस हैं उनके पास और मदारस की से वो लड़के निकाल लेते हैं। तो हमेशा ही जब भी तारीख हुई पावर है उनके पास, आप ही कह रहे हैं स्ट्रीट पावर जिनके पास है वो और हैं। स्ट्रीट पावर वाले अगर उनके पास वही कुव्वतें साथ खड़ी होती हैं तो फिर लब्बाइक वाले आन के आन में पूरा मुल्क बंद करा देते हैं। तो ये एक बिल्कुल दूसरी सूरत हाल है। ये सियासी फ़ालियत उनके पास भी नहीं है, लब्बाइक के पास भी नहीं है, मौलाना साहब के पास भी नहीं है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि मौलाना शिकस्त खाई खैबर पख्तूनख्वा में, जीते बलूचिस्तान में और तहरीक चला रहे हैं सिंध में। तो ये तो उनका सिंध में तो उन्होंने कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा मार्का नहीं मारा था इलेक्शन के अंदर कि वो समझें, और वो भी जाकर अंदरूनी सिंध की सीटों के बारे में वो ये समझें कि उनको मिल जानी चाहिए थी, और वो भी लाड़काना वाली सीट चाहिए थी उनके। अगर ये ख्याल है और ये कि सखर वाली सीट मिल जानी चाहिए थी तो फिर ये बहुत ही कमाल बात है। उनके पास एक ही इलेक्टेबल गया था पीपल्स पार्टी में से, वो जाम सैफुल्लाह धारे जो थे वो वापस पीपल्स पार्टी में आ गए। तो अब इनके पास कोई भी इलेक्टेबल भी नहीं है वहाँ पर। तो ठीक है, खुश होने के लिए बहुत कुछ है, वो कर लें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक का कोई इम्कान नहीं है। मैं अपना शिराजी साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि कोई भी किसी भी हालत में डंडा उठाए। ना छड़ी की ज़रूरत है, हमने बहुत छड़ी देख ली है, ना डंडे की ज़रूरत है, क्योंकि डंडे और छड़ी की वजह से जो है सियासत इस हाल को पहुंची है। ऐसा नहीं, ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। ये एक जानिब ये कहा जा रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि वहाँ पर पीटीआई की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रही, पतली हालत है, इसलिए सेनेट में इलेक्शंस में जाने से कतरा रहे थे। फिर गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से कल मैं सुन रही थी रऊफ हसन साहब को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजकल, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है और ये किसी भी वक्त ये जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे शहबाज गवर्नमेंट है, ये खुद हाथ खड़े कर चुकी है, ये खुद विदड्रॉ कर जाएंगे, ये खुद गिव अप कर देंगे। सर बेसिकली चल क्या रहा है, कौन सी साइड सही कह रही है, क्या है सिचुएशन, क्या है? देखिए, जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो भी आपने जिक्र किया पीएमएलएन का, तो मुझे ये बात कहने दें कि आजकल जिस तरह से राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं जी, वो इतनी हॉरिफाइंग है आमना कि वो उनको ये लग रहा है कि अभी कुछ अर्से के बाद हम जेल में होंगे, फिर बानी पीटीआई बाहर आ जाएगा। अब देखिए सूरत हाल इस वक्त यह है जो आप पूछ रही हैं, उनके हवाले से तो उनको तो ऑन ही नहीं कर रहे ना। तारड़ साहब ने साफ साफ कह दिया है दबाव में, दबाव में है, सियासी जमातें दबाव में है, सोशल मीडिया दबाव में, मीडिया दबाव में। मेरा ख्याल है सब पे एक अजीब कैफियत आ रही है कि क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है सिल्वर लाइनिंग जो है ना वो इस वक्त ये है कि जिस अंदाज से साइफर केस में बानी पीटीआई की ज़मानत हो गई है, और दूसरा जो लोग अंडरग्राउंड थे मामला पीटीआई के, उसमें आप देख लें हमाद अज़हर हों, शिबली फराज हों, वो बाहर आ गए हैं, अंडरग्राउंड से सामने आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि जी अगले 2-4 दिनों में अपने मुराद सईद भी आ जाएंगे, फवाद चौधरी जो है ना उनकी ज़मानत हो गई है। तो मेरी खबर तो आमना इस वक्त यह है कि बावजूद सब कुछ होने के दोनों तरफ से बर्फ़ पिघल रही है
और ये जो बातें हो रही हैं कि जो केपी के चीफ मिनिस्टर गंडापुर की केपी के कोर कमांडर से, पेशावर के कोर कमांडर से जो मुलाकात हुई है उस पर 3-4 लोग भी थे जिसमें अफ्तार डिनर हुआ है। अगरचे रऊफ हसन कहते हैं मेरी तो इतला नहीं है ये वाली, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लेकिन वहाँ तो बातें आगे गई हैं। वहाँ तो काबीना का इजलास हुआ है, वहाँ तो काबीना का इजलास हुआ है, ये आया है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी, रेगुलर मीडिया में भी चल रहा है कि वैसे ये अफ्तारी जरूर हुई दो है, चीजें चल रही हैं, दो चीजें चल रही हैं लगारी साहब। अफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक्सेजरेट दो किया चीजें जा रहा है। शायद कुछ लोगों को बुलाया था और गुडविल जस्टिस बहुत सारे लोग थे। इसको जो उसके बाद का जो फॉल आउट है ना हमने ये कि गंडापुर साहब ने कोई सख्त बयान नहीं दिया। उसके बाद से वो जो उनको कहा गया कि जी सियासत और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना करें, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर डायलॉग की बन रही है तो आपके हक में है तो इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। अब इसको सामने रखते हुए, गवर्नर के पैगाम को रखते हुए, तो ये दोनों बातों मैं एग्री करता हूँ लगारी साहब से भी, जाहिर शाह से भी, कि मुझे तो ना गवर्नर राज लगता हुआ नजर आ रहा, ना तहरीक ग्रैंड अलायंस बन के तहरीक चल। अगरचे उन्होंने कह दिया 14 तारीख 12 तारीख को कोटा में मीटिंग होगी ग्रैंड अलायंस की और 13 को पिशीन में जलसा भी होगा, लेकिन असल बात यह है इस वक्त जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही, कहा जा रहा है कि जी एनएफ इज एनएफ, क्योंकि चीज़ें अब रुकने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ आप देख लें ऊपर नीचे तो एक पीटीआई के लिए एम्बैरसमेंट हुई है, पीटीआई के लिए कहा जा रहा है ये पैगाम। देखिए ये नहीं ये सारे अपने आप को एक कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चीजें हम ना आगे चलानी है, मूव नहीं कर रही, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसको रोका जाए। और दूसरी बात है कि ये जो सियासी और कानूनी लड़ाई पीटीआई के अंदर हुई ना, फोकल पर्सन आपने देखा जिस तरह बदल दिया गया, मरवत साहब को बड़ा सख्त बयान दिया। मरवत साहब ने शहबाज गिल के बारे में बयान दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया उसको भी, और एक और बंदा जो लंदन में भगोड़ा बैठा हुआ उसको उन्होंने सख्त बातें की उस रिटायर्ड मेजर को। तो मुझे लग रहा है कि इनको, वो कहते हैं मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है जो खबर अंदर से आ रही है कि जी अब ये अगले चंद दिनों में शायद सियासी मंजरनामा कोई, क्योंकि चीज़ें रुक गई हैं ना, अब ये कि अगर हुकूमत नहीं कर पा रहे और ऊपर से वो तहरीक चलाएंगे और फिर मुसलसल बयानबाजी होती रहेगी, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा ना। उसके लिए कहा जा रहा है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ा सा लेवरेज दे रही है। चले ठीक है हमाद, आपको लग रहा है कि वाकई एक रिलीफ दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि मामला थोड़े बेहतर हों, दूसरी जानिब से भी जो एक रिफ्ट है वो टूट जाए, या फिर ये जो ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं जल्द से जुलूस तहरीक होंगी ईद के बाद, देख रहे हैं आप? जी ऐलान कर दिया गया अलायंस का, देखते हैं वो किस हद तक कामयाब होता है, लेकिन उसकी कामयाबी से पहले जो हुकूमत ने बयान दे दिया है गवर्नर राज का, मेरे ख्याल से उन्होंने उसको ऑलरेडी कामयाब कर दिया है। इस किस्म के बयानात देके आप तहरीकों को मजबूत करते हैं। आप देखिए जो अभी इलेक्शंस हुए हैं वो किस सूरत हाल में इलेक्शन लड़े गए हैं, लेकिन फिर भी आउटकम उसका क्या आया है। जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दबाएंगे और सख्तियां इस्तेमाल करेंगे, अवाम की हमदर्दियां उसके साथ बढ़ती जाएंगी। जहां तक ये बात है गवर्नर राज का, तो गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद लगाना इतना आसान भी नहीं है। उसके जो सियासी और माशी इम्प्लीकेशंस होती हैं वो तो हम देख चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी हुकूमत खत्म हुई है, केयरटेकर इजाजत लेनी पड़ती है। जी मैं उस तरफ आता हूँ। मैं उसकी सियासी और जो माशी इम्प्लीकेशंस हैं वो तो अलहदा हैं कि हमारा मुल्क क्या इस चीज़ का मुतहम्मल हो सकता है इस अनसर्टनिटी का या नहीं, ये अगर हम अभी भी नहीं समझे तो कब समझेंगे। जो सर ने बात की है मैं उसको भी मजीद तफसील से कर देता हूँ कि अगर उस सूरत हाल में लगाई जा सकती है इमरजेंसी जब वहाँ पर कोई नेशनल थ्रेट हो, नेशनल थ्रेट भी या तो कोई वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो उस सूबे की जो असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करेगी और कहेगी कि हमारे इख्तियार में नहीं रहा, लिहाजा ये इमरजेंसी लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं है और सदर साहब लगा देते हैं इमरजेंसी, तो उस इमरजेंसी के ऑर्डर को भी दोनों हाउसेज से रेटिफाई कराना पड़ेगा विद इन 10 डेज। आप ये भी देखिए कि जो सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं वो पीपल्स पार्टी है इस वक्त, और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पीटीआई को एक दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी है। अगर आप दोबारा उसको पुश करेंगे बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, मेरे ख्याल में आप वो हालात पैदा करेंगे कि पीटीआई को वो हाथ थामना पड़ जाए। दूसरी सूरत में अगर गवर्नर रिपोर्ट दे देता है, जो दूसरी कानूनी सूरत है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के मुताबिक हम नहीं चला सकते, उस सूरत में भी दोनों हाउसेज से जो है ऑर्डर अप्रूव करवाना पड़ेगा। और अगर अप्रूव हो भी जाता है वो ऑर्डर तो वो 2 माह के लिए होगा, उसकी एक्सटेंशन मजीद 2 बार 2 माह के लिए हो सकती है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 माह से आगे नहीं जा सकती। तो इन सारी सूरत हाल को आगे रखें तो 18वीं तरमीम के बगैर गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है। ये एक नारा है और मेरे ख्याल में अफसोस के साथ हमारी हुकूमत नारे का जवाब नारे से देती है। हुकूमत का काम नारे का जवाब नारे से देना नहीं है, अपनी कारकर्दगी से देना है। इन दोनों को ये बात भी समझनी चाहिए कि धरनों से और एहतजाजों से हुकूमतें गिरती होती तो 126 दिन के धरने में गिर गई होती। उस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी।
उस वक्त इमरान खान साहब भी लीड कर रहे थे, इस वक्त वो भी नहीं है। इस वक्त जो एक शख्स जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो धरने या एहतजाज कर सकता है या रैलीज निकाल सकता है, उसको तो आपकी पार्टी खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये तहरीक जहां अपनी मौत आप मर सकती है, उसको इस किस्म के बयानात से जिंदगी दी जा रही है, गवर्नर राज तकवीयत दी जा रही है इन बयानात से। ठीक है जी, आपका भी इस हवाले से टेक सामने आ चुका है। नाजरीन मजीद भी हमारे सामने मौजूद है, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारर साहब, वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी हमने नहीं लगाई। उन्होंने कहा कैबिनेट जो निगरान वो उस वक्त की थी, उन्होंने लगाई थी निगरान हुकूमत की जानिब से। हाँ, मगर इसे बरकरार ज़रूर रखा गया है, ये उन्होंने मान लिया। सोशल मीडिया के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाना चाहिए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी वो कह रहे हैं। दूसरी जानिब एक्स बंदिश के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ईद के बाद ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई सबूत भी तो दे, कोई लिखत पढ़त भी तो दी जाए। इस हवाले से जॉइंट सेक्रेटरी साहब ज़बानी नहीं, हर चीज़ लिख कर दें क्या सिक्योरिटी खदशात हैं और डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ज़बानी कलामी बात नहीं यहाँ पर की जाएगी। अब इस हवाले से सवाल ये कि क्या एक्स कौमी सलामती के लिए वाकई ख़तरा है, और अगर ऐसा है तो हुकूमत इसे किस तरह से इस्तेमाल करी है और क्यों करती रही है, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। लगारे साहब, आपका इस पर टेक सबसे पहले कि ये जो एक्स को की पाबंदी थी, चले मान लेते हैं कि जिस तरह से केयर टेकर्स जो उस वक्त सेटअप था उनकी जानिब से ये एक इकदाम उठाया गया, लेकिन आके बरकरार तो आपने रखा है। आप किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप दूसरी जानिब कर भी रहे हैं, फिर तनकीद का सामना भी नहीं करना चाह रहे। फिर दूसरी बात ये कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा कैसे है सर? ये बात यह है कि कोई भी मीडिया आउटलेट ख़तरा नहीं होता है। ख़तरा आपके अमाल होते हैं, जो हुकूमत में बैठे लोग होते हैं, उनके अमाल, उनके अफ़ाल और उनके तरीक़ाकार, उनका कारकर्दगी जो होती है वो मसला होती है और अपने लिए ही मसला होती है। आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो रेगुलेट करके देख लें, और फिर आपके पास मिसालें मौजूद होंगी कि दुनिया में किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकता है? ये तो इनफॉर्मल किस्म का मीडिया है, इसके लिए तो किसी किस्म के डिक्लेरेशन की, लाइसेंस की, किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप उनसे तकादा करते हैं कि जनाब वो माकूलियात, कानून, ये वो इसके बुनियाद पर करें। उसके लिए आपने कुछ कवानीन बनाए हुए हैं और आपके ये जो सोशल मीडिया से मुतालिक कवानीन हैं वो आपके FIA इन्वेस्टिगेट भी करती है और फिर उस पर केस भी दर्ज करती है। तो चलें, आप अपने कानून के रास्ते से चलें। लेकिन अगर आप बंदिश के को मसले का हल समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है, और बंदिश किसी मसले का हल नहीं है, ना अखबार की, ना TV की, किसी ज़माने में भी नहीं थी, किसी मसले का हल नहीं थी। आप बात करने दें लोगों को, और जो बात नामाकूल होगी उसे नामाकूल ही समझा जाएगा और जो माकूल होगी उसे माकूल समझा जाएगा। ये बात सही है कि लोगों को फीड कैसे ऐसा किया गया है, लोगों की जहनसाजी ऐसे की गई है कि वो बहुत सी नामाकूल बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं या उनको अपना भी लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको यह राइट नहीं है कि आप जो है वो पाबंदियाँ लगाएं। आपके कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल करें और उन्हीं के तहत ही आप करें। पाबंदी कोई किसी मसले का हल नहीं है। ठीक है एहतशाम साहब, ये कैसे ख़तरा हो सकता है? एक्स सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट कहा जा रहा है जॉइंट सेक्रेटरी की जानिब से अदालत में कि भाई उन्होंने कहा कि कुछ थ्रेट है जिसकी वजह से बंद किया जा रहा है। देखिए, हम ना अब इसको जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं ना, रेगुलेट करना तो शायद इतना आसान नहीं रहा। अब ज़्यादा मसला जो लग रहा है कि हुकूमत के लोग बात कर रहे हैं, जो बातें आती हैं कि जी वो जो बेशुमार अकाउंट्स हैं जिनका पता ही नहीं है, कोई इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, कोई दुबई से, कोई मॉरिशस से, कोई नेपाल से, वो इतने जाली हैं कि किसी को नहीं पता चलता। उसके लिए टेक्नोलॉजी भी करके देख ली, FIA वगैरह तो सुना हाथ उठा लिया, उनके पास वो है ही नहीं है मैकेनिज़्म, कैसे दूर करेंगे। अब सवाल ये है कि जी आप आज़ादी सहाफ़त और ये ख़ास तौर पे जो आप रेगुलर मीडिया देखते हैं, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ना चाहते भी छप जाती हैं। लेकिन ये जो एक्स की बात है, ट्विटर की, इस तरह की चीज़ें, इतना फ़्लो इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा है और इतना झूठ भी है, इतना सच भी है। अभी देखने चाइना का जो अमेरिका ने टिकटॉक बंद किया, उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ी बातें हुई, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमने बंद कर दिया।
खैर हमारे यहाँ ये आर्गूमेंट इतनी आमना लंबा नहीं चल सकता जब तक कि इसको आप जस्टिफाई ना करें। अब देख लें अदालतों में जब जब इनको बुलाया गया, जो कंसर्न महकमे हैं, कोई प्लाजेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। अब तरीका इसका यही है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है, या जो बैठ के उठते हम बातें करते हैं कि जी जिस तरीके से मीडिया खुद कदगन लगाता है अपने ऊपर, वो तो बड़ी हद तक लगा भी लेता है, लेकिन ये अनब्राइडल्ड किस्म की जो हम देखते हैं छूट सोशल मीडिया पे है ना, इसको चेक करना तो मेरे ख्याल में ज़रूरी तो है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो ढन जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके सामने लोग आते हैं जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता, ऐसी खबरें आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इसके लिए वो तरीकाकार ये कि मेथड टू द मैडनेस हुकूमत इसको देखे, और जो लोग हैं कंसर्न लोग हैं उनसे मिल के बैठ के, तो मेरा ख्याल है इसका कोई हल ढूंढा जाए। और ये क्योंकि ज़्यादा देर तक ये पाबंदी चल नहीं सकती। ये वैसे इसका बेनिफिशियरी कौन है ये इस पर पाबंदी का, जिसकी वजह से इसको हम देख रहे हैं कि रिटेन भी किया गया, इतना टाइम हो चुका है, अभी तक एक्स बंद है, इस पर सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी आया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात है, वहाँ पर भी आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। जी, इसका जवाब शायद अदालत में दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो गए हैं, अब तो ट्विटर खोल दें। शायद ये इस बात का जवाब है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि डिसइंफॉर्मेशन पे बड़ी बात होती है कि जी फेक न्यूज़ आती है। तो अब जो वुज़रा पहले कह चुके हैं कि ट्विटर चल रहा है, जो वुज़रा ये कह चुके हैं कि थोड़ा स्लो है मगर चल रहा है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि ट्विटर नहीं चल रहा था, नहीं बंद था, इसके ऊपर बैन था। तो जो उन्होंने फेक न्यूज़ दी है उसके बारे में हुकूमत की क्या राय है, उनसे दोबारा पूछना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी की जो बात है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत सी बहस कोल्ड वॉर के ज़माने में भी की गई थी कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या। एक राय है कि सिर्फ बॉर्डर्स तक महदूद है, दूसरी कहती है कि नहीं, वैल्यूज़ ऑफ स्टेट तक भी महदूद है। जो भी है, आप जिस राय से भी इत्तेफाक करें, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि सोशल मीडिया का जहां बहुत पॉजिटिव यूज़ है वहां नेगेटिव यूज़ भी किया जाता है। कौमी सलामती के मामलों में ख़ास तौर पे अगर मैं एक मिसाल दे दूं आपको, तो यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसके अंदर ना सिर्फ यूक्रेन और रूस इसको में एक सोशल मीडिया वॉर भी चल रही है, बल्कि थर्ड पार्टीज जिनके अपने स्टेक्स हैं वो भी एक उसके अंदर इन्वॉल्व नजर आ रही हैं। हमारे अपने मुल्क में भी हम देखते हैं कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो इसको नेगेटिव यूज़ के लिए यूज़ करती हैं, नेगेटिव कामों के लिए यूज़ करती हैं, दहशतगर्दी के कामों के लिए इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, रिक्रूटमेंट के लिए ऐसी तंजीमों में यूज़ किया जाता है, और ऐसी तंजीमें आपस में ताल्लुक़ रखने के और रवाबित रखने के लिए भी इसको यूज़ कर रही हैं। तो हमने पिछले दिनों भी मिसाल देखी कि ब्लास्फेमी के मामले में हम लोग कितने ज़्यादा टची हैं। हमारी मिसाल एक इचरा मार्केट के सामने भी हमारे सामने से गुजरी। एक नौरीन लगारी का एक केस था जो कि पकड़ी गई थी, एक बच्ची, उसने अटैक करना था एक क्रिश्चियन सेरेमनी के ऊपर। उसकी भी राय यही थी, उसकी भी वजह उसने यही बताई कि मुझे दोस्तों ने इन्फ्लुएंस किया और मैं इन्फ्लुएंस में आके ये कर रही थी। तो ये तमाम बातें सामने हैं, इसके ऊपर बहस जरूर करें, पार्लियामान में लेके आए कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या, इसको बंद मत कर दीजिए। ये ऐसे ही है, मैं आखिरी बात कर दूं कि आप एक 2 करोड़ के शहर में अगर 200 लोग चोरियां हो गई हैं या 100 चोरियां हुई हैं या 50 हुई हैं, तो आप पूरे शहर में कर्फ्यू नहीं लगा देते, बिल्कुल आप उनको रोकते हैं, उनकी रोकथाम करते हैं। शाह साहब, ये तो फिर ऐसे ही हुआ ना कि आप राब्ते के फिर जितने भी तमाम वो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर आप उन पे पाबंदी थोड़ी लगाएंगे। कल को आप कहेंगे बाकी जो ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक या बाकी जो मामला हैं वहाँ पे भी, व्हाट्सएप, उस पर भी आप पाबंदी लगा दें। ये हल नहीं है। और आपको दिख रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे सिंध हाई कोर्ट का एक हुक्म आया था, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला, ये आपको दिख रहा है कि ये हुकूमत जितनी इस जिद पर आ चुकी हुई है कि एक्स को खोल नहीं रही, आगे खोलेगी भी, इस मामला को देखेगी भी, सीरियसली लेगी। देखिए, इस साइबर वर्ल्ड के अंदर अब आप देख रहे हैं ये ज़माना अब हाइब्रिड वॉरफेयर का है। और अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल तक चली गई है, उसको हमने देखना होगा। ये चीज़ बंद कर दें, वो चीज़ बंद कर दें। मैं ट्विटर के बंदिश के ऊपर तो मेरे ख्याल में किसी भी इज़हार राय का जो जरिया है उस पर पाबंदी जो है वो कंडेमनेबल है और किस तरीके से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अखबार पे है, चाहे किताब पे है, चाहे वो कोई और फॉर्म ऑफ मीडियम जो कि कम्युनिकेट करता है। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर मानेंगे कि आपके पास देखिए पीका लाज हैं, आपके पास साइबर क्राइम्स के लाज हैं, आपके पास PTA के लाज हैं, जिसमें आप इस किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या हेट स्पीच के जो है वो मुर्तकिब होते हैं तो उसकी सजाएं मौजूद है, वो आप उसको दे सकते हैं। अब स्पेसिफिक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो टूल्स हैं जो कि इंटरनेशनली आप समझ रहे, सिवाय चाइना के जहां वो अपने मैकेनिज्म के तरीके से चल रहे हैं, बाकी तमाम दुनिया के अंदर ये समझे जाते हैं कि टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन ये टूल्स ऑफ मिसयूज भी हैं। अब आप देखें इस वक्त
जो खास तौर पर ये कॉन्टेक्स्ट है, मैं गवर्नमेंट की बात को जस्टिफाई नहीं करता कि लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी का खतरात है या नहीं है, लेकिन हमारा खित्ता वो इसलिए ज्यादा अहम है कि यहाँ पे ये तमाम टूल्स यूटिलाइज कर रही हैं तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अलकायदा है, चाहे वो IS है, चाहे वो दाइश है, चाहे BLA है, चाहे BNA है। और एक बड़ा आसान मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप एक थर्ड सर्विस के जरिए अपने पैगामात डायरेक्टली भी दे सकते हैं और इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हुआ, इसको अब आपने रेगुलेट करना है। हुकूमत की नाअहली ये है, हमारे इदारों की नाअहली ये है, IT जो हमारा ओवरऑल मिनिस्ट्री है, क्या उसने हमारे लिए कोई ऐसे इंडिजिनस सर्वर बनाए, चीजें बनाई जिसके थ्रू जो है लोग कम्युनिकेट कर सकें। ये एक बड़ा आम नुकता है। दूसरा, मिसयूज ऑब्वियसली होगा कि इंडिया आपसे साइबर वर्ल्ड के अंदर बहुत आगे चला गया है। ये तमाम अगर हम बार बार रोते धोते रहे, इंडिया के अंदर अकाउंट है और अफगानिस्तान के अंदर है, UAE के अंदर है, ये तमाम चीजें अब आपने देखना आपने काउंटर कैसे करना है, पाबंदी उसका हल नहीं है। एक चीज और है, क्या एक सवाल मेरा है वो बड़ा अजीब सा, ये कि क्या सिर्फ एक्स एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी पाबंदी से जो हम सारे अपाज हो गए हैं, नायल वो बिल्कुल नॉन एक्टिव हो गए हैं, हम बिल्कुल जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकते, आपस में जो है बातचीत नहीं कर सकते। अब स्पेसिफिक एक रीजन है शायद अगर वो समझते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि आप किसी भी तरीके से सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या सोर्स ऑफ उसको आप कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम पर पाबंदी लगाएं। चलें, आपका भी इस हवाले से टेक सामने आ चुका है। एक और अहम मामले पर बात कर लेते हैं, हमसाया मुल्क भारत की, जहां जमहूरियत नहीं मोदी की बादशाहत है और 19 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में जीत के लिए मोदी सरकार हर हद पार करने को तैयार है। भारतीय रियासत बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी सरकार का कच्चा छठा खोलते हुए इंकशाफ किया है कि विफाकी एजेंसियां इलेक्शन में हिंदू इंतहा पसंद जमातों के साथ गठजोड़ कर चुकी है। जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन BJP पर नहीं। फिर इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार ने ऑपोजिशन के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में कत्लो गारतगरी में भारत के मुलव्वस होने के तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। द गार्डियन की खुसूसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय हुकूमत ने 2020 से अब तक पाकिस्तानी सरजमीन पर मुतादिद कत्ल करवाए और खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक सिखों को भी दुनिया भर में निशाना बनाया गया। अब इस तमाम सूरत हाल पर अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि ये मामले को किस तरह से देख रहे हैं। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। देखिए, अभी आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल 2013 से जनाब वो चीफ मिनिस्टर थे और जिस अंदाज से उन्होंने काम किया, पानी बिजली गैस फ्री कर दी, बेशुमार साजिशें दी और फिर उनको लगा अपना मोदी साहब को बहुत बड़ा थ्रेट है तो ऐसे जाली से केस में उनको अंदर कर दिया। चलें, ये तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खौफनाक बात यह आमना, ये जो 20 लोगों को 2022 में पाकिस्तान में रॉ ने कत्ल करवाया था ना, आपको याद होगा 2-2.5 महीने पहले फॉरेन ऑफिस ने और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जितना ये गार्डियन की स्टोरी, ये 3 जगहों पे हुआ था, सियालकोट में हुआ था, लाहौर में हुआ था, मुजफ्फराबाद में हुआ था। और आप देख लें इस हवाले से जो गार्डियन की स्टोरी है ना, मैं तो कहता हूँ वो जो खातून है जो उनकी राइट रिपोर्टर हैं हैना एलिस पैटिसन, और उसने 2 लोगों के साथ मिलकर, जिसमें आकाश हसन है जिसने एक्स रॉ के एजेंट से भी बात करके कंफर्म करवाया कि जी अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं किस तरह प्लान करके और ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, और वो कहते हैं कि अब ये सारा दहशत गर्दी का काम पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से नहीं, ये बाकायदा दुबई, नेपाल और एक और किसी जगह मॉरिशस, वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। हाँ जी, वहाँ से कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो मेरा ख्याल है स्टोरी को बहुत साउंड किया ना, वो ये है कि जिस तरीके से उसने अपनी स्टोरी में 2 लोगों को कोट किया ना, और वैसे ये बात है कि विदाउट एडिटोरियल कंट्रोल के ये खबर नहीं आ सकती। मैं आपको बताऊँ आमना, ये डेफिनेटली उन्होंने इसको खनका होगा, परखा होगा, और फिर 2 लोग जो है ना, किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर वॉल्टर बड़े मशहूर हैं, उन्होंने भी इसको कहा कि इसी तरह ये कर रही हैं। फिर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी के जो वो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनका नाम है जी, नाम अभी मैंने उनका लिखा भी था, अच्छा, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया कि जी किस तरीके से वो कहते हैं बहुत बड़ा पुश बैक ये हिंदुस्तान पे पाकिस्तान की तरफ से अब आएगा। और जिस तरह से ये पहले आपने देखा कनाडा में एक सिख लीडर को मारा गया, फिर पकड़ा गया अपना एक बंदे को जो उन्होंने करना था, कत्ल करवाना था, अमेरिका में, अमेरिका ने शोर डाला। अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी अवेयरनेस है, लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है पिछले 2-3 दिन से खबर सब जगहों पर चल रही है और हिंदुस्तान में अब ये सवालिया निशान है कि जी कहाँ कहाँ अपने ओपोनेंट्स को कत्ल करवाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट बहुत से और जो हमारे काम कर रहे होते हैं, हमारी एजेंसीज हैं, इस पे काम करना चाहिए। ये जो इतनी बड़ी स्टोरी आई है, इस पे काम करके इसका जवाब देना चाहिए। जी ठीक है हमाद, आपका इस हवाले से एक तो टेक चाहिए होगा, दूसरा ये जो वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पे भी अपोजिशन को कॉर्नर किया जा रहा है ये बीजेपी की जानिब से इलेक्शंस को देखते हुए।
दूसरी ये जो द गार्डियन की जो स्टोरी है, इसका दायरा है, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के हवाले से, कि कब स्टॉप किया जाएगा? दुनिया इस मामले को सीरियसली लेगी भी? इसको देखा जाएगा संजीदगी से कुछ? जी, आपने जो सवाल किया है कि वहाँ पर क्या हो रहा है ऑपोजिशन के साथ, तो वो भी शायद जमहूरियत पे उतना ही यकीन रखते हैं जितना हम रखते हैं। शायद ये बात लोगों को पसंद ना आए, लेकिन उधर भी यही हालात हैं, बुरे हालात हैं, बेहतरी आनी चाहिए। जो दूसरी बात आप कर रही हैं, जो न्यूज़ की गार्डियन की रिपोर्ट है, ये कतई गैर कानूनी है, इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंटरनेशनल लॉज में भी ये गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है कि कोई मुल्क किसी और मुल्क की टेरिटोरियल जो है इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। UN चार्टर भी इसके बारे में मौजूद है। पूरी दुनिया को चाहिए था कि ऐसी सूरत हाल में जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, यक ज़बान होकर एक खड़े हो और जो ऑप्रेसर है उसके अगेंस्ट खड़े हों, लेकिन शरीक जुर्म ना हो तो मुखबरी करें। वो तो उनके साथ हैं, उनके हम ख्याल हैं। ख़ास तौर पे जो इंडिया की हम ख्याल रियासत है इसराइल, आप उसको देखिए तो वो फ़लस्तीन में सुबह शाम कर रही है, टारगेटेड ऑपरेशंस भी कर रही है, और अब तो सिविलियंस के ऊपर भी जो है बगैर किसी फ़र्क के वो सब के ऊपर ऑपरेशंस कर रही है, जिसमें बच्चे और औरतें भी जा रहे हैं। ईरानियन साइंटिस्ट की जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो एक इल्ज़ाम है वो भी इसराइल पे लगाया गया है। इसराइल के ऊपर तो इल्ज़ाम क्या, वहाँ पर तो UN ने भी कहा है कि 1960 में अर्जेंटीना से इन्होंने एक बंदे को अगवा किया था जो कि उनकी सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ था, मगर तब से लेकर अब तक ना कुछ हुआ है। एक और आइंदा भी जो ये इक़्तिसादी ताकत बन चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जिसे हम कहें कि कोई रिज़ल्ट सामने आएंगे। एक ओवरऑल बात ये एक एक्सेप्शन दी जाती है कि सिर्फ उस सूरत में मार सकते हैं आप जब कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो और सामने वाला बंदा आपसे लड़ाई कर रहा हो। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा के एक प्रोफेसर है मैगिल यूनिवर्सिटी के, उनकी भी राय यही है, क्योंकि कनाडा में भी ऐसा इशू हुआ था सिख का जो अभी जिक्र भी हुआ जिसका, उसके बारे में उन्होंने भी कहा है कि जो इंडियन ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। ठीक है शाह साहब, डैनियल मर्की है जी उसका नाम, वो जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी के चेयरमैन है, जिन्होंने कहा है कि जो किया गया इसको फॉलो करना चाहिए जी। ओके शाह साहब, ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वाले मामले पर किलिंग्स पे ये जो कनाडा वाले मामला हुआ था, उस वक्त पे ये मामला काफ़ी उठ गया था, भारत पे काफ़ी प्रेशर था US की जानिब से भी, लेकिन उसके बाद फिर से दब गया और वो कार्रवाइयाँ फिर चलती रहीं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी जो हालिया जो हमने देखा था दिनों में यही इल्ज़ाम लगाया था कि सियालकोट में सबूत थे, बल्कि प्रूफ के साथ। ये मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल किलिंग्स तो बहुत छोटी सी चीज है। आपने कलभूषण यादव एक इंडियन सर्विसमैन को पकड़ा, फौजी को पकड़ा, और आप चुप करके बैठ गए। आप उससे जो पाकिस्तान में तकरीर कारी कितने बड़े-बड़े मामलों के अंदर वो जी बिल्कुल आप वो हासिल ना कर सके। मैं दोबारा कहूंगा, आपकी बात बीच में कट गई, तो आप जब एक सर्विंग इंडियन फौजी को पकड़ने के बाद साबित ना कर सके या उसको परसू ना कर सके, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अब अगर आप ये समझते हैं ना कि ये कोई एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है, वो तो ओपनली कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर बैठ के इंडिया बाकायदा क्या कर रहा है, उसकी तमाम प्रॉक्सीज आके इधर ट्राइबल एरियाज के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो बाकायदा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी पैमाने पे एक जंगी कार्रवाइयाँ आपके खिलाफ, एक टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो हिंदुस्तान ओपनली कर रहा है। मेरे ख्याल में हमें बड़ा एक वाज़ेह तौर पे इन बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी होगी। हमारे तमाम इदारों को एक पेज पे होना होगा। बदकिस्मती क्या है, हमारे अपने जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो एक पेज पे नहीं है। आप देखेंगे हमेशा आपस की चपकलिश की वजह से इन लोगों को इफेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी को देखना होगा। बिल्कुल सही है। आपका भी इस हवाले से टेक आ गया, एक ब्रेक लेते हैं, लगारे साहब का टेक इस हवाले से लेंगे। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरह से भारत के एक तो अंदरूनी मामला चल रहे हैं अमिड द इलेक्शंस, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स वाला भारत का जो मामला है, इस पर द गार्डियन की भी बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। क्या इसके बाद भारत पे मजीद प्रेशर आएगा और वो इन मामलों से बाज रहेगा? लगारे साहब देखिए जी, ये आज की बात नहीं है। क़याम पाकिस्तान से बिलमुम उसके बाद और गुज़श्ता 3-4 अशरों से भारत ने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अपनी दहशत गर्दी की प्रॉक्सीज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। यहाँ क्या हो रहा था, इस शहर में मैंने देखा है एक दिन में 100, एक दिन में 80 अफराद, एक दिन में 60 अफराद, एक दिन में 20,000 25 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर लोग पूछते थे कि आज का स्कोर क्या है,
कौन कर रहा था, कौन था इसके पास, पूरे के पूरे इसके पीछे कौन था, ये वाक़यात क्यों हो रहे थे। अच्छा, कराची के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में अभी जो कुछ हो रहा है, ये जो चीनी हमारे यहाँ बड़े बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं, क्या इंडिया यहाँ नहीं कर रहा है। ठीक कहा है ज़ाहिर शाह साहब ने, भाई आपने खुद क्या किया है, आपके हाथ में रंगे हाथों एक शख्स पकड़ा जाता है, वो कन्फेशन करता है, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, उसके बयान सारी दुनिया टीवी पर देख चुकी है, उसने सब कुछ तफसील से बता दिया है, फिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपकी कोर्ट्स एक जहाँ भी उसका मजाज वो थी, मजाज फोरम था, वहाँ से उसको सज़ा हो चुकी है। अब आप बैठे हुए हैं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप। अच्छा, और उसने इतना तारीखी जुल्म किया है कि पिछले 5 साल से अमलन कश्मीर जो है पैरालाइज्ड है, कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हैं। आप इस केस को भी नहीं ले जा सके दुनिया के अंदर, और इस केस को भी नहीं ले जा सके कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है। और अब इलेक्शन के लिए उसका क्या तरीक़ाकार है कि वह पाकिस्तान के हालात को ख़राब करे। और मोदी की, हमारे यहाँ तो लोग कंपेन करते रहे ना मोदी की, इक़्तिदार में होते हुए, बस मोदी आ गया तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब मसाइल यूँ हल हुए कि कश्मीर को उसने गासिबाना कब्जा कर लिया, और उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं हुई। जो हमारे यहाँ कह रहे थे कि मोदी के आने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे और कश्मीर की तरफ हम पेश रफ्त करेंगे, तो उन्हें नदामत और शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो ये होता रहा है। और फिर ये कि जनाब अभी हम लगारी साहब वो देखें ना, कलभूषण को, लगारी साहब जो कलभूषण को सजाए मौत हुई थी उस पर अमल दरामद इसलिए हुआ। उसके अलावा हम आज सेकंड करेंगे कि बेशुमार पाकिस्तान में सजाए मौत अनाउंस हुई हैं, लेकिन GSP प्लस हमें मिला हुआ है, इस वजह से हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, सारी फांसियाँ रुकी हुई हैं। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स, कोई गैर मुल्की या अंदरूनी मुल्क बैठे हुए, आपके वतन का कोई भी शख्स अगर अपने वतन के ख़िलाफ़, अपने वतन के लोगों के ख़िलाफ़ किसी भी, आप क्या किसी शख्स को ये आप मोहलत दे सकते हैं कि वो लोगों को कत्ल करता फिरे। और इंडिया के बारे में पता है कि वो आपके साथ कभी भी इस तरह का दोस्ताना ताल्लुक, इसलिए कि उसकी तो अपनी बका इसमें है, या आलमी फोरम पर जाकर अपने लिए उसका मैदान बनाना यही होता है कि उसको पाकिस्तान की तरफ से मसला है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हमें मसला है इसके साथ। चलें जी, आप तमाम का इस हवाले से टेक आ चुका है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और जाते जाते जनाब, आज मुल्क भर में जुमातुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में बड़ी अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते जाएं कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान को सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिली है। और वो इस तरह से कि जिस तरह से हमने कल भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जानिब से जो अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसमें एक करारदाद पेश की गई कि इजराइल को जो उस असलहा फराहम किया जा रहा है उस हवाले से पाबंदी लगाई जाए। अब वो करारदाद मंजूर हो गई है। पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी का सामना रहा। और ये देखा जाए तो इस करारदाद के हक में 28 जो वोट पड़े, और जो इसकी हमने देखा कि अपोज किया गया वो 6 वोट डाले गए। और गज़ा की सूरत हाल के तनाजुर में ये पहला मौका है जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से एक वाज़े पोजीशन सामने आई है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जहाँ पे यौमुल कुद्स के तौर पे आज के जुमे को सेलिब्रेट किया गया, वज़ीर आज़म का भी बड़ा अहम पैगाम सामने आया कि पूरी कौम सेहवनी जारियत और जुल्म जबर की मजम्मत करती है और अपने हत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की जो साथ है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि इमदादी जो रज़ाकार हैं उनकी हलाकत के बाद इजराइल को शदीद आलमी दबाव का सामना है, और इसी वजह से उसने 7 अक्टूबर के बाद पहली बार शिमाली गजा की सरहद खोलने की मंजूरी और फ़लस्तीनियों को इजरायली बंदरगाह के इस्तेमाल की भी इजाज़त दी है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों का हामी और नासिर रहे और इनके हाल पर रहम फरमाए अल्लाह ताला, यही हमारी दुआ है। मज़ीद हम देखें कि इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स है अच्छी वो सामने आती रहें, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और कहत साली के ब्रिंक पर, वर्ज पर है। हम दुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।